अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हूं सना बच्चा। सबसे पहले नजर डालेंगे उन इश्यूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे इन द प्रोग्राम। कौमी सतह पे हमारे पास नाम है, अच्छे नाम है, और उन अच्छे नामों को मुल्क के अंदर कोई बुरा नहीं कह सकता। गवर्नमेंट की तरफ से अगर उससे भी कोई अच्छा नाम आता है हम उसको अपना उस पर राजी हो सकते हैं। नून लीग ने निगरान सेटअप के लिए दे दिए हैं नाम, मगर पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों में क्यों है अभी तक अभाम? सीट एडजस्टमेंट ज्यादा जरूरी है या निगरान हुकूमत का कयाम? पूछेंगे कमर जमान कायरा से। जब अदालत ने शो कॉज नोटिस दिया यूसुफ रजा गिलानी को, तो मैंने अदालत को ये कहा कि खत ना लिखने में कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि सदर को तो इस्तिस्ना हासिल है। अब जब सदर को इस्तिस्ना हासिल है और मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है, तो इस वजह से अदालत ने जाहिर है ज़्यादती की और यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देकर। एतजाज एहसन को स्विस हुकाम के जवाब से यकीन तो आ गया कि गिलानी साहब के साथ ज्यादती हुई है। पीपल्स पार्टी इस ज्यादती का अजाला कैसे करेगी? गिलानी साहब तन्हा ही रेफरेंस दायर करने गए, पुराने साथी साथ देने से क्यों मुकर गए? मैंने कहा कि अगर दोहरी शहरियत से वफादारी तकसीम होती है तो इसका नोटिस आईने पाकिस्तान को लेना चाहिए, इसका नोटिस पाकिस्तान के कानून को लेना चाहिए। अगर आईने पाकिस्तान इसका नोटिस नहीं लेता, इजाजत देता है, पाकिस्तान का कानून 16 मुल्कों के साथ गजट जारी करता है कि दोहरी शहरियत की इजाजत है। जब वो नोटिस नहीं लेते तो तकसीम, अगर तकसीम होती, इसका मतलब है आईने पाकिस्तान एक अहम मसले में नाअहल रह गया। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर कादरी की वफादारी पर सवाल तो उठा रही है, लेकिन सज्जाद अली शाह और दीदार शाह केस की मिसालें होते हुए उन्हें कहीं और का रास्ता क्यों दिखा रही है? पूछेंगे काफ लीग से कि मामला मुश्तरका इंतखाबी निशान का है या चौधरी साहिबान की निगाहें वजारत उज़्मा पर जमी हैं। और इसके अलावा बात करेंगे कि जिन्हें सियासी मैच जीतने पर नहीं है यकीन, क्या वो नाकामी के डर से रेफरी पर एतराजात उठाते रहेंगे? एंड वेलकम टू द शो। खेल हो सियासत का और वक्त हो इलेक्शंस का, तो खेल में तेजी आ ही जाती है। जो खेलने का जवाब नहीं रखते उनको अंपायर बनने का शौक चढ़ाता है, और जिनकी बात की जाए कि वो खेल खेलने आते हैं, विकेट गिराने आते हैं, और जो जिनकी वफादारी मुनकसिम हो उनके बारे में कहा जाता है कि शायद वो पिच बनाने आते हैं किसी और की। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया, वफाकी वजीर इत्तलात हैं। कमर जमान कायरा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी दानिश में खेल कौन बिगाड़ रहा है? साजिश पर सबको यकीन है, लेकिन साजिश कर कौन रहा है? देखिए, पाकिस्तान में क्योंकि माजी हमारा इस मामले में, हमारी माजी की जो सियासी तारीख है उस मामले में खासी प्रगंदा है, उसमें बहुत सारी साजिशें होती रहीं हर दौर में। सना, आपके भी इल्म में है, पाकिस्तान भर के लोगों के इल्म में है कि जब भी कोई केयरटेकर गवर्नमेंटें बनती थी, कोई हुकूमतें गिराई जाती थी, तो पहले तो सदर और उस वक्त की एजेंसियाँ और सब लोग मिल के साजिश करते थे, और उस वक्त की अदालतें उनको प्रोटेक्शन देती थी। कुछ पॉलिटिकल प्लेयर्स उनके साथ होते थे, और आज भी हम उन्हीं के डांडे ढूंढ रहे हैं। हालांकि अब बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क हो चुका। आज ना मीडिया इस बात का इजाज़त दे सकेगा, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगी, और सिविल सोसाइटी इजाज़त नहीं देंगी। अगर अदालतें इजाज़त नहीं देंगी तो फिर वो कौन सी फोर्स होगी जो इलेक्शन को डिले करने में किसी की मुआवन साबित हो? पब्लिक ओपिनियन में आप साथ खड़े हैं। हाँ, अगर मीडिया किसी का साथ दे सकता है, अगर अदालतें किसी का साथ दे सकती हैं, अगर सियासी जमातें किसी का साथ दे सकती हैं, अगर सिविल सोसाइटी किसी का साथ दे सकती है, मे भी कोई साजिश हो। अच्छा, वो साथ जो दे रहे हैं आपका, आप बता दीजिए। जो आपका साथ दे रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इंटरम सेटअप लेकर आइए, आपको नाम तजवीज़ दे कर दिए हैं। जिनकी वफादारी मुनकसिम है, जिस पर डिबेट की जा सकती है, उनसे तो आपने 16 मार्च से पहले का वादा किया था असेंबलियां तहलील करने का। जिनकी वफादारी मुनकसिम नहीं है उनके साथ कब साथ देंगे उनका आप? देखिए, हमने कभी किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें मुनकसिम और गैर मुनकसिम का इशू हो। वफादारी किसी की मुनकसिम नहीं है। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, मैंने हमेशा ये बात कही है कि वो लोग जिनके बच्चे बाहर पैदा हुए, जिन्होंने पाकिस्तान अपनी आंखों से देखा भी नहीं है, उनके दिल में भी पाकिस्तान मुझसे और आपसे ज़्यादा बसता है। तो ये किसी की वफादारी का मेयार नहीं होता। इसका जवाब अदालत में देना है, वो लोग अदालत में देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जो केयरटेकर गवर्नमेंट की बात है, अभी उसमें एक महीना बाकी है।
और क्योंकि सना ये हमारे मुल्क के अंदर यह रहा कि सदर, वजीर आजम या वजीर आजम को निकाल के सदर और आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस और एजेंसियां मिलकर साजिशें करके, माजी में ऐसा होता रहा कि वो केयर टेकर गवर्नमेंटें बनाते थे। कोई बंदा उठ के आ जाता था अमेरिका से या इंग्लैंड से बैग उठा के और वो आके पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाता। अब आपने आइन के ढांचे के अंदर, आइन के दायरे के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करके उसके स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए कि वो किस तरह बनाई जाएगी गवर्नमेंट, उसका मैंडेट क्या होगा, लिहाजा उसमें उतावलापन क्या है, जल्दी क्या है। आज मियां साहब ने भी कहा उतावलापन बड़ी अच्छी बात है। नहीं, उतावलापन और जल्दी इसीलिए ना। हाँ। नहीं कायरा साहब, लेकिन उतावलापन इसीलिए है ना, जल्दी इसीलिए है क्योंकि हर सू आपको यही आवाजें आ रही है, साजिश हो रही है, साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। तो साजिश का तोड़ तो आपके पास है, इलेक्शंस अनाउंस करें, असेंबलीज को तहलील करें, डेट दें। अगर ये बिल्कुल ही मुझे इस लॉजिक की समझ ही नहीं आज तक आई है कि ये क्या लॉजिक है। अच्छा। भाई अगर साजिश होनी है, अगर किसी ने कोई खेम खराब करनी है, तो आज अगर आप केयर टेकर गवर्नमेंट का ऐलान कर भी देते हैं वज़ीर आज़म का, तो फिर नहीं होगी। नहीं, साजिश को आपको समझ नहीं आ रही। नहीं कायरा साहब, लेकिन आपको साजिश की समझ नहीं आ रही, लेकिन आप ही के लोग कह रहे हैं, चाहे वो कमर जमान कायरा साहब हों, चाहे वो चंद साहब हों, चाहे वो फैसल करीम कुंडी साहब हों, ये तो आप ही के लोग हैं, वो तो साजिश को खुद सूंघ रहे हैं। देखिए मैंने कहा कि पाकिस्तान में क्योंकि माजी ऐसा दागदार रहा है और आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट की है, जिस तरह मीडिया की बहुत अहम जिम्मेदारी है। आजकल जो रिपोर्टिंग आप करते हैं, माजी में जो होता रहा ठीक है, आपने जो टिकर चलाए वो भी ठीक है, चले जो हो गया एक लर्निंग प्रोसेस था, लेकिन आजकल जिस तरह इलेक्शन सर पे आ गए हैं और अगर अदालतों के अंदर होने वाले मुकदमात की रिपोर्टिंग जिस तरह टिकर चलते हैं, आज तो बाकायदा अदालतों ने कहा है कि जो फैसले होते हैं, फैसले बोलने चाहिए या फैसलों को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां होने वाली गुफ्तगू को नहीं। और जिस तरह मीडिया सिर्फ अदालत की गुफ्तगू को टिकर चलाता है, अदालत का वो मुंशा मकसूद तो नहीं हो सकता, लिहाजा अदालत की भी, मीडिया की भी, मेरी भी, आपकी भी, सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हमारे कंडक्ट से यूं ना महसूस हो कि ये किसी के खिलाफ और किसी के हक में है, बल्कि हमें एक फ्री फेयर माहौल बनाना है। उसमें आपको देखते हैं आप अपनी कितनी जिम्मेदारी निभाते हैं, आप पब्लिक ओपिनियन मेकर हैं और आप चाहते हैं, मीडिया चाहता है और यकीनन चाहता है कि मुल्क के अंदर आज़ादाना फिजा में इंतखाब हो, जमहूरियत मुस्तहकम हो, लेकिन कितना चाहता है इसका फैसला मीडिया के कंडक्ट पे होगा जो ड्यूरिंग इलेक्शन होगा। नहीं, मीडिया के कंडक्ट पे तो आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि क्या टिकर चलाए। अगर कोई कहता है कि साजिश हो रही है तो क्या मीडिया क्या टिकर चलाए, क्या बात करे आप? ये मतलब मैं वही कह रही हूं, आप समझने की कोशिश कर रही हूं कि अगर कोई कह रहा है कि साजिश हो रही है, आप उसको कहने को तैयार नहीं है। मैं बात आपकी बिल्कुल समझ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया का कोई मुल्क आप मुझे बता सकती हैं जिसकी अदालत का ये माहौल हो कि सुबह 9 बजे अदालत खुले और मीडिया वहां जाके बैठ जाए और फिर 9 बजे से लेके 1 बजे तक, जब तक अदालत चलती है, आप टिकर चलाते रहे और अगले दिन आपकी मर्जी की जो दिली ख्वाहिशात हैं वो खबर की सूरत में अखबारात में आए। अदालतों के अंदर होने वाली गुफ्तगू में जज साहिबान को भी एतराज करना चाहिए, उनको भी चाहिए कि वो अपने फैसले करें, आज़ादी से करें, फैसले बोलें, लेकिन अदालत के अंदर होने वाली गुफ्तगू को जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है, ये तो यूं लगता है कि एक जमात का ट्रायल हो रहा है और दूसरी जमात जो है उसका रास्ता पैदा किया जा रहा है। जहां तक तल्लक साजिशों का है, साजिश अगर किसी को नजर आ रही है, किसी का कोई खदशात है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर केयर टेकर वजीर आजम का नाम जल्द अनाउंस कर दिया जाए, पहली बात तो यह है कि आजकल आप और मैं सब मिलके मीडिया वाले, हम जिसका भी नाम देंगे उसके बगिए उधेड़ दिए जाएंगे, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। जब इत्तेफाक राय से कोई नाम आएगा और वो भी अभी महीना पूरा बाकी है, जब हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे उससे पहले हमने नाम देना है, तो पहले एक डिबेट छेड़ देने से यानी डिबेट्स ज्यादा हुई हैं इस मुल्क के अंदर। कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स अगर अर्ली शुरू हो जाती है तो कंस्ट्रक्टिव नहीं रहती। मीडिया का अपना एक रंग होता है, उसके मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि उसको साजिश करता है, लेकिन उसका अपना रंग होता है। डिबेट बाज़ का इतना रंग इख्तियार करती है कि वो अपनी अहमियत और असलियत को बैठती है। तो ये बात कोई ऐसी वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है, वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो वापस आके अपनी कंसल्टेशन का प्रोसेस जो उन्होंने शुरू किया था वो उसको मुकम्मल करेंगे। अपोजिशन के आज मियां साहब ने भी कह दिया कि मैंने चौधरी निसार साहब को कह दिया है, हालांकि चौधरी निसार साहब ने तो अपना मतबा नजर दे दिया। उन्होंने तो कहा था कि जी हमारा इत्तेफाक राय शायद मुश्किल से ही होगा, वो मुश्किल से कहने से मुराद नहीं होगा, लेकिन मुझे तवक्को है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो अप्रोच है वो प्रिवेल करेगी और केयर टेकर सेटअप बिल्कुल हम जिस तरह इलेक्शन कमीशन के अंदर हमारा इत्तेफाक राय हुआ या बाकी इशूज पे हुआ, आईनी तरमीम पे हुआ, इसी तरह ये भी इत्तेफाक राय से होगा। और अब इसमें कोई भाम नहीं है।
और जिनको ये ख्याल है कि केयरटेकर सेटअप आ जाने से साजिशें बंद हो जाएंगी, अगर कोई है तो मैं माजरत से कहूंगा वो ऐसे नहीं है। इलेक्शन की डेट अगर देनी है तो वो टाइम पे देनी है ना, ये महीना पहले तो नहीं हो सकता। आप मीडिया वाले तो हमसे 3 महीने पहले नाम मांग रहे थे, क्यों? उसकी क्या मानी है? क्यों नाम दे दिए जाए? अच्छा, मतलब आप नाम मीडिया में नहीं दे रहे, लेकिन आप ठीक है, चले आपको 2 महीने पहले डेट नहीं देनी, आप ना दीजिए। आपको नाम नहीं डिस्क्लोज करने, वो आप ना कीजिए। आसमा जहांगीर साहब के साथ जो हो रहा है वो भी हम ठीक है, लेकिन आपके पास नाम मौजूद है, आप लोगों का इत्तेफाक हो गया, इत्तेहादियों का इत्तेफाक हो गया। देखिए, कंसल्टेशन जारी है। वजीर आजम साहब वापसी पे आके अपने इत्तेहादियों से कंसल्टेशन करेंगे और करके अपने नाम अपने पास रख लेंगे, और फिर जब कंसल्टेशन का प्रोसेस होगा वो मार्केट में नाम देने थोड़े हैं, उस पर डिबेट थोड़ी करानी है। आईनी तौर पे लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस अपने हाउस से मुशावरत करने के बाद बैठ के उस पर कंसल्टेशन करेंगे। अगर उनके कंसल्टेशन में कोई नाम फाइनल हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो पार्लियामेंट्री कमेटी में चला जाएगा, वहां नहीं हुआ तो 72 घंटे में इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। ये हो जाएगा मामला, इसमें इतनी परेशानी क्या है? यही रहे आपके 72 घंटे में इलेक्शन कमीशन में चला जाए और उसके बाद वही फैसला कर ले, ताकि आप बुरे ही ना बने, किसी की नाराजगी ना मोल लेनी पड़े। नहीं कह रहा साहब? नहीं, नाराजगी का इश्यू ही नहीं है, बिल्कुल। मेरा ये ख्वाहिशात होती है, मेरा नाम डाल दें, मेरी पार्टी का ये नाम डाल दें। मेरा सना मेरी बात याद रखिए सना, मेरा यकीन यह है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को अपने रास्ते पैदा करने चाहिए। चौधरी निसार की सोच के साथ नहीं चलना चाहिए कि हमारे फैसले जो है वो गैर मुंतखब इदारे करें। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो गैर मुंतखब इदारे कोई पार्शल है, लेकिन हम सियासी लोग हैं, हमारे फैसले सियासत में होने चाहिए, पार्लियामान को करने चाहिए, पार्लियामेंट्री फोरम्स को करने चाहिए, और कोई फोरम भले वो इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो, कोई और फोरम हो, वहां पे हमारे फैसले नहीं जाने चाहिए। हमारे अंदर ये कैपेसिटी है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो मैच्योरिटी आ गई है। हमने माजी में वो कंसेंसस बिल्ड किए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुस्लिम लीग की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रोच जो है वो प्रिवेल की, और शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब की जो रवैया है वो सामने ना आया, तो यकीनन इस पे कंसेंसस हो जाएगा। तो चौधरी निसार साहब का नजरिया और नवाज शरीफ साहब का नजरिया आप समझते हैं मुख्तलिफ है? यकीनन मुख्तलिफ है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा हम धरने नहीं देते, धरने वो देते हैं जो इलेक्शन नहीं जीत सकते। चौधरी निसार साहब धरना देके बैठ गए, आपके सामने है। मैंने तो पहले कहा था कि उनकी सोच मुख्तलिफ है। आप समझते हैं चौधरी निसार साहब ने ये डिसीजन लिया होगा? बिल्कुल, वो बहुत सारे डिसीजन लेते होंगे, मुझे इस बात से गरज नहीं है, लेकिन उनके लीडर की एक बात सामने है, मैं तो वो बात कह रहा हूं। और मियां साहब ने माजी से सबक सीखा है, जिस तरह बाकी सारे लीडर्स ने सीखा है, और वो सियासत के अंदर दीवारें खड़ी करने के आदी और कायल नहीं है। उन्हें पता है कि दीवारें खड़ी करने का नुकसान क्या होंगे या हो सकते हैं। लिहाजा कुछ लोगों को अगर माजी से सबक सीखने की आदत नहीं है, उसका क्या इलाज किया जा सकता है? नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, लीडर हैं, बहुत बड़ा नाम है। रजा रब्बानी साहब को साजिश नजर आ रही है। आप कह रहे हैं साजिश हो भी सही, नहीं भी हो रही होगी तो देख लिया जाएगा, पार्टी मीडिया जो है वो पार्टी ना बने। मतलब मैं समझ नहीं पा रही कि आप साजिश को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैंने मीडिया को पार्टी बनने का नहीं कहा। एक तो यह है कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं कह रहा हूं, मेरी जगह आप तो चले आप कह दीजिए मीडिया को आप क्या कह रहे हैं? अगर आपका कोई हो तो 9 बजे से बैठ जाते हैं। नहीं कायरा साहब, 3 दिन हम तो डी चौक में भी बैठे रहे, मीडिया तो वहां बैठा। पहले सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालिए ना, मैं सामने बैठा, मुझे सवाल कर लीजिए। मैंने ये कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन की फिजा है। अगर किसी एक पार्टी के हक में टिल्ट नजर आएगा, अदालत के अंदर होने वाली जो गुफ्तगू है उसको रिपोर्ट किया जाएगा, अगले दिन उसकी अखबारात के अंदर खबरें बनाई जाएंगी। ये कोई खाली मीडिया की बात नहीं है, मुझे भी एहतियात करनी है, अदालतों को भी एहतियात करनी है, सबको एहतियात करने की जरूरत है, ताकि इंसाफ तो हो। इंसाफ बिल्कुल, उसको उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा माहौल नजर ना आए, ऐसी रिपोर्टिंग ना हो जिससे किसी एक के हक में और किसी दूसरे के खिलाफ फिजा नजर आए। ये भी एक लोग देख रहे हैं चीजों को, और साजिशें क्योंकि माजी में होती रही, जिन लोगों को साजिशें नजर आ रही है उनके पास कोई वैलिड रीजन होगी। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं कि अगर आपका ख्याल, आपने मुझ पर सवाल किया था बेसिकली, अगर इफ यू रिकॉल योर वर्डिंग, तो आपने कहा था कि आप क्यों नहीं नाम दे देते ताकि ये साजिशें मर जाएं, और मैंने आपको ये कहा कि अगर हम नाम दे भी देते हैं तो अगर साजिश कोई है, अगर कोई साजिश है माजी की तरह, तो वो नाम देने से रुक नहीं जाएगी, इलेक्शन की डेट देने से रुक नहीं जाएगी। तो आप साजिश को हवा नहीं देना चाहते इसलिए नाम नहीं दे रहे, इज दैट करेक्ट? नहीं, हम नाम टाइम पे देंगे ना, नाम का भी वक्त ही नहीं आया। आप बहुत अर्ली नाम मांग रहे हैं। मीडिया तो आज से 2 महीने पहले इतनी जल्दी क्यों दे दी है? नून लीग ने इतनी जल्दी क्यों दी है?
नहीं तो नून लीग को भी आप कहते हैं कि अभी ना दें, जरा अपने ठहर फाइनल नाम, नून लीग ने अभी तक अपने फाइनल नाम नहीं दिए। नून लीग ने बहुत सारे नाम मार्केट में फ्लोट किए थे। नाम तो बेसिकली मीडिया में डिबेट नहीं होने, नाम तो बेसिकली लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अपने अपने साइड से डिस्कशन के बाद बैठ के फाइनल करने हैं, देन इट विल कम टू द पब्लिक। पंजाब में 2 नाम क्यों दिए? पंजाब असेंबली तो आखिर तक जाएगी, उसके 2 नाम क्यों दे दिए आपने? कायरा साहब, अगर साजिश को इसी तरह से हवा देने से रोकना है तो वहां के 2 नाम क्यों आए? नहीं, मैं कहता हूं ये साजिश तो आपका इशू है ना, मेरा तो है नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि सिंपल इशू ये है कि जब उसका प्रॉपर वक्त आएगा वो वजीर आजम के भी, वजीर आला के भी नाम आ जाएंगे। नहीं, पंजाब में आपने नाम दिए कि आपने वक्त से पहले दिए या आपने ठीक किया? वो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी ने बैठ के अपने दोस्तों के साथ मशावरत करके दिए होंगे, कोई डिस्कशन की होगी, मेरे इल्म में वो सारी बात नहीं है। लेकिन जो फेडरल पार्टी का इशू है, जो पार्लिमान का इशू है, जो मुल्क के वज़ीर आज़म का इशू है, उस पर कंसल्टेशन का प्रोसेस जारी है, जो मैं आपको कह चुका हूं। अब आपको अब देखिए ना, मीडिया को खबर चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी स्क्रीन चलानी है, बिल्कुल आपका हक है, और आप लोगों को बाखबर रखना चाहते हैं, ये भी आपका हक है। लेकिन ये बहुत जल्दी खबर है। आज से 2 महीने पहले मीडिया कह रहा था कौन से नाम होंगे। आज से 2 महीने पहले मीडिया मुझसे पूछ रहा था कि जी इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे देते। तो या तो फिर ये करेंगे कि हम इलेक्शन, अब अगला इलेक्शन गुजर जाए तो एक नई अमेंडमेंट कर देते हैं कि कोई एक फिक्स डेट हो जाए अमेरिका की तरह के, जी फलां डेट पे इलेक्शन हो जाया करेंगे, ताकि आपका ये जो तजस्सुस है खत्म हो जाए। नहीं तो जसोस तो बात ही नहीं है। मैं तो आपको कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि नाम बहुत अर्ली दे दिया गया, तो पंजाब में नाम क्यों दे दिया गया? आप कह रहे हैं मरकज में और सूबाई असेंबलियों में, या मरकजी और सूबाई क़यादत में क्या हम मांगे नहीं है? सूबाई असेंबली का इशू नहीं है। अगर सूबाई असेंबली के कुछ लोगों ने बैठ के कोई मशावरत की होगी, वो मेरे इल्म में नहीं है। मैं तो अपनी कम इल्मी लाइल्मी की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो बात टाइम पे होनी है, कबल अज वक्त करने से उसके नुकसान होते हैं, ज़िया होता है। और आज जिस तरह मीडिया के अंदर डिबेट शुरू हो जाती है, और कुछ लोग वो हैं, ये भी सुनिए ना, मैं आपको नहीं कह रहा, सारे मीडिया को नहीं कह रहा, सारे मीडिया का रोल बहुत कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन कुछ लोग वो है, मैं बिल्कुल जो कहूंगा वो मैं बिल्कुल कहता हूं, आपको कहना वो आपको भी कहूंगा, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए और यहां बैठे हुए भी, वो मीडिया को अपनी ख्वाहिशों को, अपने ख्यालात को खबर की जगह पे मेन पेज के ऊपर पेश कराते हैं, शाम को उस पर प्रोग्राम होते हैं और उनके मुताबिक एक ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। ये भी एक तरह का गलत रवैया है, गलत रवैया है। इसलिए कि इलेक्शन की फिजा में एक ट्रांसपेरेंट माहौल होना चाहिए, और अगर आपने मीडिया को चलाना है, आपने बिजनेस भी करना है, तो फिर आप पेड कैंपेन कीजिए। और अगर सना बुच्चा ने, कमर जमान ने, किसी दूसरे ने अगर टीवी पे बैठ के या अखबारात में लिखते हुए अपना टिल्ट किसी की तरफ दिखाना है, तो देन आई शुड डिक्लेयर माई सेल्फ कि मैं किसके साथ हूं, ताकि लोग ये ना समझे कि आप न्यूट्रल तजिए कर रहे हैं। अगर मैं बायस तजिया करूंगा तो मुझे अपना बायस पहले डिक्लेयर करना चाहिए। सारी दुनिया का मीडिया ऐसे करता है, मैं तो ये बात कर रहा हूं। नहीं, सारी दुनिया का मीडिया जो करता है कायरा साहब, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि आप ये मीडिया के इस सेक्शन पे नाराज हैं और आप कह रहे हैं कि इसी से बचने के लिए आप नाम नहीं दे रहे हैं, कंसल्टेटिव प्रोसेस ऑनगोइंग है, ये बात मुझे समझ में आ रही। नाम तो मैं देने का, नाम तो मैंने आपको देने, नाम तो देंगे ना जब वक्त आएगा। आप बहुत अर्ली है, बहुत जल्दी में है, वक्त नहीं आया। ठीक है, ठीक है। नहीं, तो मीडिया आपसे 1 महीना पहले ना पूछे नामों का, आप नहीं देने वाले, ये बात ठीक हो गई? नहीं, 2 महीने पहले से पूछ रहे हैं, अभी महीना बाकी। आप तो 3 महीने पहले नाम पूछ रहे थे ना, उसका वक्त तो आए। कितना और वेट करें? आप बता दें मीडिया के लिए सही टाइम क्या होगा आपसे नाम पूछने का? आप बिल्कुल सब्र कीजिए, राइट टाइम पे जब उसका वक्त होगा हम आपको नाम भी बताएंगे, हम कंसल्टेशन करके कंसेंसस के साथ हुकूमतें भी बनाएंगे, आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ। चलें ठीक है। अब ये बता दीजिए कि गिलानी साहब अपना रेफरेंस दायर करने खुद गए, स्विस हुकाम ने खत का जवाब दे दिया कि इस्तिस्ना हासिल है। एतजाज हसन साहब कह रहे हैं ज्यादती हुई है। ज्यादती तो आप लोगों ने नहीं की साथ गिलानी साहब के, आप वो अकेले ही रेफरेंस दायर करने गए। पहले तो आप लोग सब साथ जाते थे जमघटा लगा के। पहले बात तो यह है कि आप बगैर सोचे समझे और बगैर तहकीक किए आपने वो बात कह दी है कि हमने ज्यादती कर दी, उनके साथ नहीं गए। आपने ये किसी से पूछा ही नहीं। सवाल किया कायरा साहब, सवाल क्या आपने? सुन ले आप सवाल को आप मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें ना कायरा साहब, मेरे मुंह में भी अल्फाज ना डालें। मैं तो सवाल किया आपसे, क्या गिलानी साहब के साथ पार्टी ने ज्यादती की है? हाँ, नहीं, आपका ओपिनियन है। यू डोंट सुने आप एक एंकर के तौर पे यू डोंट हैव द राइट टू गिव योर ओन ओपिनियन ओवर हियर। अगर आपने एंकर के तौर पे ओपिनियन देना है टीवी पे, तो आप मेरी जगह आके बैठ के अपना ओपिनियन देंगे, सो मैं उसको रिबट करूं। आपका राइट है सवाल करना, और सवाल से पहले तहकीक करना। गिलानी साहब अपनी जाती हैसियत में गए, जब मुझे पता चला तो मैं भाग के उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और हमने उन्हें कहा जी कि आप क्यों, हमें बताया नहीं आपने। और उन्होंने कहा कि यार मैंने सिर्फ ये मैंने जाती हैसियत में फाइल करनी थी, इसलिए मैंने दोस्तों को तकलीफ नहीं दी।
ये आपने कह दिया कि हमने पार्टी ने डिसोन कर दिया, इससे बड़ा और क्या राय, आप क्या मतलब क्या ये बायस्ड ओपिनियन हो सकता है कि बगैर तहकीक की आपने बात कह दी। और मैं आपको जो बात कह रहा हूं कि जब मैंने देखा उनको, मैं फौरन वहां भाग के गया, हमें किसी ने इत्तला नहीं की, मैंने गिला दिया उनसे। तो आप मुझसे पूछ लेती पहले। चलें, यू वुड अलाउ मी कायरा साहब, क्या हुआ? कायरा साहब एक मिनट, हाँ मेरी परमिशन, मुझे इजाजत तो दीजिए सवाल करने की। कायरा साहब मैं ये कह रही हूँ, बिस्मिल्लाह करें ना। 2 हफ्ते कबल मंडे के रोज उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया और उसमें ये कहा कि मैं रेफरेंस दायर करने जा रहा हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैंने कॉन्फिडेंस में लिया है आसिफ अली जरदारी साहब को और को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। ये मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बात की है। आप टीवी नहीं देखते होंगे लेकिन आपके पास रिपोर्ट्स तो आती होंगी, आप मेरा प्रोग्राम नहीं देखते होंगे, आपको ये तो पता मुझे पता था, मुझे ये तो पता। और उसके बाद हमें मीडिया को पता था कि वो मंडे मॉर्निंग जा रहे हैं एक हफ्ता, मगर आपको नहीं पता था कायरा साहब। देखिए, गुजारिश ये है, ताने देने से काम नहीं चलेगा, ना मैं ताने दूं ना आप दें, हमें अपने ओपिनियन देना चाहिए। गिलानी साहब रेफरेंस दायर करने जा रहे थे, मुझे पता था, कब जाएंगे इसका नहीं पता था, और उन्होंने अपनी जाती हैसियत में वो गए, उन्होंने अपना पंप एंड शो नहीं किया। अगर वो करते तो फिर आप ये कहते जी एक और दफा बोलने गई पीपल्स पार्टी, और आपके भी तो बादशाही मिजाज है ना, आप जिस तरह चाहे चीजों को टिल्ट कर दे। और अब मैंने, आप अगर मुझसे पूछ लेती तो मैं बता देता आपको कि वो जाती है, आप उनसे पूछ लेती, आप अपना ओपिनियन यहां देने से पहले, पीपल्स पार्टी को मुर्दे इल्जाम ठहराने से पहले कम से कम पूछ तो लेती। और दूसरी बात जो चौधरी एतजाज साहब ने कही है, हमारा सबका ये व्यू है कि हाँ गिलानी साहब दुरुस्त थे, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि उनका मौकफ दुरुस्त है, हम उनके मौकफ के साथ थे। अदालत ने फैसला कर दिया, हमने फैसले के साथ एग्री नहीं किया, मान लिया। अब फैसले को दिल से मानना और फैसले पे अमल करना दो अलग चीजें हैं। आज अगर स्विस कोर्ट्स ने ये बात कही है तो ये चौधरी एतजाज साहब पहले दिन से कह रहे थे, और स्विस कोर्ट्स ने ये भी बात कही है, डैनियल ज़पैली ने अपनी जजमेंट पर लिखते हुए जब उसने कहा था कि ये रेफरेंस फाइल विड्रा करने का मुझे कहा गया है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान इसमें इंटरेस्टेड नहीं, तो आखिर में, अगर आपने भी पढ़ा होगा यकीनन, वो नहीं तो पढ़ लीजिए, कि उसने आखिर में 2 लाइंस लिखी है कि इस फाइल के ऊपर मुझे ऐसी कोई शहादत नहीं मिल रही कि मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का या मलिक कयूम की ये रिक्वेस्ट कि ये केस विड्रा कर लिया जाए उससे एग्री ना करूं। सो ये केस मेरिट पे क्लोज हो चुका है। ये बात मैं आज नहीं कह रहा, ये बात हम 5 साल से कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई ना सुने, आप ना सुने, कोई और ना सुने तो क्या कहें। चले, मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल करती हूँ, आप आई होप कि आप इसको एज अ सवाल लेंगे, ओपिनियन नहीं लेंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अब तो ये मामला खुल गया, जवाब आ गया, आपको पता है गिलानी साहब ने रेफरेंस दायर कर दिया, अब जब भी हियरिंग के लिए डेट आएगी आप जाएंगे, वो पूरा लाओ लश्कर जाएगा, हाँ या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि लाओ लश्कर नहीं होते, हम कोई लश्करी नहीं है, हम एक सियासी जमात हैं, हम अपने कायद के साथ, हम अपने रहनुमा के साथ, हम अपने साबिक वज़ीर आज़म के साथ, हम अपनी पार्टी के वाइस चेयरमैन के साथ कारकुन जाएंगे। क्या कहूँ जी, कारकुन जाएंगे, सब जाएंगे, बिल्कुल। आप कहिए ना, लश्कर ना कहिए, लश्करी थोड़ा ही हम। अच्छा, चले, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, थैंक यू। साजिश है भी और नहीं भी, और आप साथ भी हैं, और आपने हमें ओपिनियन और खबर के दरमियान जो फर्क था वो भी समझा दिया। डेट्स अनाउंस तभी होंगी, टाइम पर होंगी, आप मीडिया चलाता रहे, मांगता रहे, डेट्स भी अनाउंस उसी वक्त होंगी जब सही वक्त होगा। और कायरा साहब ने कहा कि नाम भी उसी वक्त दिए जाएंगे, सिर्फ खेलने के लिए मीडिया को नाम नहीं दे सकते। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, लेकिन एक और खेल जो जारी है, कौन कितने विकेटों से, कौन कितने बॉल्स पे बोल्ड होता है, कौन बोल्ड करेगा, क्या सिर्फ रेफरी पर ही चिल्लाएंगे या अपना खेल भी खेलेंगे? ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामिल अली आगा साहब, रहनुमा काफ लीग के। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मियां जावेद लतीफ एमएनए हैं नून लीग से, जावेद लतीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एंड आरिफ अलवी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल अली आगा साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी क़यादत से बहुत अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मशावरत भी चल रही है, कंसल्टेटिव प्रोसेस भी बढ़ रही है आगे, क्या मामलात कहां पर अटके हुए हैं कि कोई अच्छी खबर सुनने में नहीं आ रही अब तक? नहीं, मेरे ख्याल में आपके पास रिपोर्ट नहीं है। हमारी तो अब सीट एडजस्टमेंट जो है वो कौमी जो असम्बली है उसमें उसके उम्मीदवारों के लिए मुकम्मल हो चुकी है तकरीबन, और उसके बाद अब हम 15 तारीख को सूबाई असम्बली के उम्मीदवार जो हैं हल्के जो हैं उनके मुतल्लिक डिसाइड कर रहे हैं।
ठीक है, आप कामिल अली यादव साहब आज देख रहे होंगे जो कोर्ट में हुआ ताहिरुल कादरी साहब के साथ जो एतराजात उठाए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि आपका एक लीगल बैकग्राउंड भी है, मैं जानना चाहूंगी आप किस नजर से देख रहे हैं उनके साथ जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या कुछ करेक्ट क्वेश्चन उठाए गए? अभी तो देखें, उनका लोको स्टैंडाई जो है वो डिस्कस हो रहा है और उसके बाद जो है वो फिर मेरे ख्याल में उसके बाद मेंटेनेबिलिटी डिस्कस होगी इस पिटीशन की और उसके बाद मेरिट डिस्कस होंगे। तो ये सारी चीजें चलेंगी आगे। आज तक जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है उसके अंदर मैं समझता हूं जाती तौर पे कि कादरी साहब का मौकफ दुरुस्त है कि दोहरी शरीयत वाले को ये हक तो है कि वो एक मुल्क दो मुल्कों का शहरी है, लेकिन ये नहीं है कि उसने एक मुल्क की शरीयत छोड़ दी है। वो पाकिस्तान के शहरी हैं और जो दूसरे शहरियों का हक हासिल है वो उनको भी ये मेरा एक मौक़िफ़ है कि उनको भी वो हक हासिल है। नहीं, हक हासिल है, लेकिन वही जो कह रहे हैं कि आईनी तौर पर ये जो मुशावरत है वो नहीं की गई, इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 दोबारा से की जाए, ये आप इस पे आप उनसे अग्री करते हैं या उनसे इख्तिलाफ करते हैं? देखें, मैं ये समझता हूं कि हकायक तो उस कमेटी के पास होंगे जो जिस कमेटी के मतलब ये कहा जा रहा है कि उस कमेटी ने पब्लिक हेयरिंग नहीं की और उसके पास 3-3 नाम आने थे सूबों से, एक नाम आया है, ये उनका मौक़िफ़ है। तो अगर इस किस्म की कोई चीज़ है तो मैं समझता हूं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि अगर कोई एम्बिग्विटी रह गई हुई है तो उसको दूर कर लिया जाना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्लिमानी कमीशन बराए जुडिशल उसके लिए 19 तरमीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रेफर की गई, तो वो 18वीं तरमीम के बाद उसको कर लिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये अभी टाइम है, 1-1.5 माह इस असम्बली का पड़ा हुआ है। अगर ऐसी कोई एम्बिग्विटी रह गई हुई है तो उसको डिस्कस हो जाना चाहिए और वो दूर हो जानी चाहिए। नहीं, एम्बिग्विटी अगर रह गई है उसको दूर हो जाना चाहिए, लेकिन एम्बिग्विटी कोई रह गई है? जावेद लतीफ साहब, आप क्या कहिएगा, कोई एम्बिग्विटी है जिसके ऊपर ये सारा मामला चल रहा है? एम्बिग्विटी कोई रह गई है? आपके नजदीक क्या सच है? देखें जी, पहली बात तो यह है, मैंने कायरा साहब को भी सुना है, मैं उनकी एक बात से इत्तेफाक करता हूँ और एक से इख्तिलाफ करता हूँ। एक तो उन्होंने जो ये कहा है कि पहले जो पिछला माजी है उसमें इलेक्शन का माहौल कैसा था, उसमें निगरान सेटअप कैसे थे, उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन कैसा होता था, आज उससे कहीं बेहतर है। ये बात दुरुस्त है कि अगर कोई परवेज़ मुशर्रफ के निगरान सेटअप में परवेज़ मुशर्रफ की अम्ब्रेला तले और एक ऐसे मुतनाज़ा चीफ इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी इलेक्शन लड़ सकता है, तो आज क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा जा रहा? आज अगर एक मुतफिका, और आज से 7-8 माह पहले जब चीफ इलेक्शन कमीशन का इंतखाब हो रहा था, तो यही जो साहब बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ कामिल अली आगा साहब का ज़ाती तौर पर, और वो कायरा साहब भी यहाँ बात करके गए हैं, अलवी साहब मेरे भाई बैठे हुए हैं। तमाम सियासी जो जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर, तमाम का कंसेंसस था। और हाँ, ये बात दुरुस्त है कि 2 आर्टिकल जो है 18 उसमें आर्टिकल 213 उसमें 18वीं तरमीम में, उसमें अगर ये है मेंशन है कि उसमें 3 नाम दिए जाएं और उसमें से एक का इंतखाब किया जाए, अगर वो प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया या उस पर किसी को इख्तलाफ है तो आज क्यों किया जा रहा है? उस वक्त क्यों नहीं ये इतराज़ किया गया? और आज जब इलेक्शन सर पर आ गए हैं तो उस वक्त ये इतराज़ उठाया जा रहा है। जो कायरा साहब ने बात की है कि साजिशें नहीं हो रही, मैं कहता हूँ साजिश हो रही थी, हो रही है, और ये उस वक्त तक होती रहेगी जब तक इंतखाबात हो नहीं जाते, क्योंकि माजी गवाह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस पाकिस्तान को एक तजुर्बागाह बनाए रखा है, और आज आलमी फोर्सेस जो हैं इस पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर जो पाकिस्तान है उसके हिस्से बिखरे करने के लिए अपना फैसला कुन राउंड खेलने वाली हैं। पाकिस्तान की जब मईशत तबाह हो चुकी है, जब पाकिस्तान के अदारे कमज़ोर हो चुके हैं, तो उस वक्त ये वार कर रही है, और ये वार ऐसा कर रही है कि अगर पाकिस्तान में आज इंतखाबात का इल्तवा हुआ, आज पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात ना हो सके, जो ये सारे लोग मिलकर ओपनली ये नहीं ये कह रहे, ओपनली अगर कहेंगे, हाँ मैं सलूट करता हूँ पाकिस्तानी कौम को, जिस कौम ने तमाम तर खामियों के बावजूद
और तमाम तर कुछ पाकिस्तान में जितनी आमरीत आई है इसके खिलाफ हमेशा लड़ती आई है ये कौम, और आज भी जमहूरी सेटअप में 5 साल होने को हैं, लेकिन इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। इसके बावजूद भी उन्होंने गैर आईनी किसी इकदाम को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि एजुकेट किया है सियासी जमातों को। और मैं सलाम पेश करता हूं नवाज शरीफ को कि उसने अपने विजन से आरिफ अलवी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं तो ये जी आरिफ अलवी साहब का चले जाते हैं। आरिफ अलवी साहब आप, मुझे आरिफ अलवी साहब जी, मुझे ये अगर जुमला मुकम्मल कर लेने दें कि उनके विजन की, उनके इस्तेहकाम और उनके सब्र की वजह से आज ये हालात हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात सर पर हैं और पूरी कौम जो है वो इंतखाबात लड़ने जा रही है। पूरी कौम जो है वो गैर आईनी इकदामात को किसी तौर पर सपोर्ट नहीं कर रही, और जो मसूद पहले धरना देते हैं आज वो अपने वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, तो इनके किरदार और इनकी नीयत, धरना तो आप भी देते हैं लतीफ साहब, धरना तो आप भी देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो आप भी जाते हैं। हर बार जब भी आप सुप्रीम कोर्ट गए, क्या ये लोग कहें कि ये तो कहा गया कि मेमो पे आप सुप्रीम कोर्ट गए, डील हो गई जी, डील हो गई, साजिश को आप हवा दे रहे हैं, हुकूमत को गिरा रहे हैं, ये बताइएगा? नहीं, मैं कह रही हूँ दोनों मामला तो आप लोगों ने भी किए ना, तो फिर ताहिरुल कादरी साहब पर सवालिया निशान क्यों? देखिए आज जो वक्त देखें, ये अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना था, कोई इतराज था, तो आज से 4-5-6 माह पहले जाते। आज अगर ये इस चीफ इलेक्शन कमीशन पर एतराज कर रहे हैं तो कौम सवाल इनसे करती है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में इमरान खान ने, कादरी साहब ने जो खुद इलेक्शन लड़ा था और पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, उस वक्त क्यों नहीं इनको ये ख्याल आया? आज जो आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, आज आजाद चीफ इलेक्शन कमीशन जब तश्कील होगी तो ठीक ये क्यों नहीं? जी ओके, अलवी साहब के पास चलते हैं। अलवी साहब आप बताइएगा, ताहिरुल कादरी साहब की पिटीशन को अगर ना एंटरटेन किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर आपका कोई मौकफ तब्दील होगा? आप लोग धरने के थ्रू जाएंगे, या आप इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ का मुतालबा करेंगे, या जो चेंजेस की आप बात करें अरसे से वो करेंगे? इलेक्शन कमीशन बहुत सारी बातों पर जो आपने उठाई हैं उन पर उसने नोटिस भी लिया है, चीजें भी की हैं। ये बताइएगा कि अभी भी इलेक्शन कमीशन पर एतराज है आपको? जी, इलेक्शन कमीशन पर देखिए, इलेक्शन कमीशन की तश्कील के हवाले से हम ऑन रिकॉर्ड हैं बार बार और आज फिर कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कोई इतराज़ नहीं है, वो इम्पार्शल आदमी है। हमें जो इतराज़ात हैं, क्योंकि देखिए हम इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन में जाते वक्त जो भी एनॉमलीज होंगी, जहां काम नहीं हो रहा होगा, जहां इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा होगा, वो हम बार बार उठाएंगे। तो हम ये मुसलसल एतराज़ कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर, मिसाल के तौर पर कराची की वोटर लिस्ट के सिलसिले में हम आज भी मोतरज़ हैं और सारी पार्टीज मोतरज़ हैं कि इसके बावजूद के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फौज की निगरानी में, लेकिन 5 दिन की तोसी हो गई है ना, वोटर लिस्टों पर काम हो रहा है ना, वोटर लिस्टों पर काम हो रहा है ना। अलवी साहब आपने कहा कि एड और होर्डिंग्स गैर सना नहीं, इसका भी फैसला आप करेंगे, इत्मीनान बख्श है कि नहीं? और कल हम दोबारा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम हाजिर होंगे और अपनी पिटीशन को दोबारा रेज करेंगे कल 13 तारीख को। अच्छा, क्यों? क्योंकि वोटर लिस्ट पर काम बिल्कुल गैर इत्मीनान बख्श हो रहा है। दूसरे ये कि हल्का बंदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इलेक्शन कमीशन ने उससे इनकार कर दिया। तीसरे ये कि बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने एतराज किया, मिसाल के तौर पर नजर मोहम्मद गोडल साहब जो इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनके वो इश्तेहार इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी देती है कि जनाब मंडी बहाउद्दीन में ईद मिलन पार्टी है। मैं ये कहता हूं, मिसाल के तौर पर मेट्रो के सिलसिले में सरकारी इश्तेहारों के अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जब तस्वीर आती है तो इलेक्शन कमीशन ने 5 जनवरी को कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि नौकरियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, अच्छा लिया है। हम बार बार इलेक्शन कमीशन के वो मामला जिनके अंदर हम समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, तो हम उसको प्रोपेगेट करते रहेंगे। इसमें तो ये तो हमारा हक है, ठीक है ना। हमारा ताहिरुल कादरी साहब की पिटीशन से कोई ताल्लुक नहीं। मैं समझता हूं ताहिरुल कादरी साहब जिस बात को एजिटेट कर रहे हैं वो जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इलेक्शंस किसी वजह से भी मुलतवी हों। आप बलूचिस्तान की नॉन रिप्रेजेंटेटिव असेंबली को जानती हैं कि जहां हालात इतने खराब हुए क्योंकि वहां पर इलेक्शन का बायकॉट हुआ था। आप कराची के हालात सॉरी, मुझे बार बार एक मिनट आरिफ अलवी साहब, सॉरी मुझे बार बार ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि आपकी बात इंटरप्ट हो, लेकिन छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वापस आएंगे तो आप इसे शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं।
जी, वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ अलवी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के। हमारे साथ मौजूद हैं कामिल अली आगा साहब, रहनुमा हैं काफ लीग के, और मियां जावेद लतीफ साहब, रहनुमा हैं नून लीग के। जी आरिफ अलवी साहब, आई लेट यू कंटिन्यू। आप बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात जो आपने उठाए थे। आपकी कल सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी है, उसकी समाअत भी है। जरा बता दीजिए कि आपको अब क्या एतराज़ है। आपने कहा कि जो बस वाली तस्वीरें लगी मियां साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, वो नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन मामला फिर मेरा सवाल वही आता है कि अगर तो इस पे नोटिस तो लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने एतराज भी उठा दिया और मना भी कर दिया, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना सुने तो फिर गलती किसकी है? लिहाजा मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को मजीद इख्तियारात देने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में जाना चाहिए टू टेक एक्शन। मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अगर फ्री एंड फेयर इंतखाबात पाकिस्तान में नहीं कराएगा तो हालात मजीद खराब होंगे, मजीद दहशत गर्दी बढ़ेगी, मजीद ब्लड लेटिंग होगी। आप जानती हैं कि कराची के अंदर पिछले 4-5 साल में 15-20 हज़ार अफराद कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से रोज शहीद हुए हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जिस एतबार से मईशत का बुरा हाल है, मैं तो कायरा साहब की बात को यूं पकड़ना चाहता हूं कि टेलीविजन मीडियम को हर रोज कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो कानूनी एतबार से जिसके ऊपर बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। लोगों के रोजाना के मसाइल, गुर्बत, मुफ्तलिसी, बेरोजगारी, जो एनर्जी का हाल है, उसके ऊपर बहस नहीं हो रही। और ये दोनों पार्टियां जो हुक्मरानी कर रही हैं या उनके अलाइज हैं, उनके मजे इस माना करके हैं कि बहस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ताहिरुल कादरी गए हैं। बहस इस बात पर नहीं हो रही कि मुल्क के हालात किस तरह से बेहतर करने हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इन बहसों से निकला जाए। मैं समझता हूं कि मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान के रियल इश्यूज के ऊपर बहस करें, पार्टीज को बुलाकर बार बार पूछें कि इस चीज में आप क्या करेंगे, इस चीज में आप क्या करेंगे। प्रायोरिटाइज मीडिया को करना चाहिए मुल्क के मसाइल, गरीब के मसाइल जो पिसता चला जा रहा है। जनाब, हेल्थ इंडिकेटर्स के एतबार से इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, सैनिटेशन अफ्रीका के मुमालिक से कहीं ज्यादा गई गुजरी है। बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है। तो मैं कहता हूं कि मुझे ये पिटीशन जो ताहिरुल कादरी साहब ने की है, ताहिरुल कादरी साहब ने जो पिटीशन की है उसमें हम उनके साथ नहीं है। हम तो उनसे सिर्फ सवाल जवाब करने गए थे कि उनका जो ये आए हैं तो क्यों आए हैं और पैसा आया तो कहां से आया। मैं समझता हूं कि ताहिरुल कादरी साहब ने जो भी बातें की वो अपनी जगह पर, मगर कौम जो है वो तब्दीली चाहती है, कौम जो है वो हालात से परेशान है। अगर फर्ज करो नेशनल असेंबली के अंदर कोई खम है इस बात के अंदर कि जो इलेक्शन कमीशन बना उसके अंदर कोई कानूनी एतबार से कोई कसर है, तो सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी चाहिए कि उसको जल्दी पूरा करे। मगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेइंतहा जरूरी है। हमें अफसोस ये हुआ कि फौज की निगरानी का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और कम से कम 10 दिन फौज कहीं नहीं पहुंची। और हमारी जो डिमांड है कि कराची के पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज हो, मिसाल के तौर पर, या सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पाकिस्तान में जहां भी हो उनके अंदर फौज हो, तो अगर इसी तरह से न्यूट्रल सा रोल प्ले करना है जिसके अंदर हो भी और ना भी हो, तो स्टैंप लग जाएगा कि जनाब फौज मौजूद थी, स्टैंप लग जाएगा। कराची की फौज को दूर रखते हैं, हमारे माजी को देखते हुए फौज को दूर रखा जाता है। आप तो कह रहे हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर हो जाए, मतलब ये कोई अजीब सा मुतालबा है आपका। आप गलत कह रही हैं सना गुच्चा साहिबा, आप गलत कह रही हैं कि फौज को सिविलियन रिक्वेस्ट पर काम करना चाहिए। आप गलत कह रही हैं कि सैलाब आएंगे। मैं गलत नहीं कह रही हूं, मैं तो कह रही हूं कि हमारे माजी को देखते हुए, मैंने तो कहा माजी को देखते हुए इसको अवॉइड किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। मैं कह रही हूं पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से, बाहर तैनात करने से फर्क क्या पड़ेगा? ये बताओ। नहीं, ये बताएं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो किसी को आप मत बुलाइए कि फौज से दूर रहो। कराची के अंदर रोजाना अमवात होती हैं तो किसी को मत बुलाइए। मैं ये कहता हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर हालात कितने खराब होंगे। कराची में कोई आराम से वोट नहीं दे सकता, न पुलिस के कंट्रोल में मामला, न रेंजर्स के कंट्रोल में मामला है। तो फौज को अंडर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए जब रिक्वेस्ट की जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं। ये मेरा कहना है। ठीक है, ये नहीं कहना है कि फौज को मुलव्वस किया जाए पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। ठीक है। कामिल अली आगा साहब, मैं ये जानना चाहती हूं कि 103 पार्टियों को आज कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए जाएं, इसमें काफ लीग भी है। आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की क्या अपडेट्स हैं? देखिए, हमारे तो इलेक्शन जो मुझे इल्म है वो अगले साल, इस साल में सितंबर में जो एक्सपेक्टेड है। तो हमारी जो हिस्ट्री है हमारी पार्टी की, वो इलेक्शन के मामले में बड़ी क्लियर है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जो आपका पिछला इशू था उसके ऊपर। मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि मुल्क के अंदर
आईनी बहरान नहीं होना चाहिए, आइन की अमलदारी होनी चाहिए। जवेद लतीफ साहब ने सब कुछ दुरुस्त कहा, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि अगर कोई एम्बिग्यूटी रह गई है तो इस वक्त क्यों छेड़े हैं? भाई अगर इस वक्त नहीं छेड़ेंगे तो सना मुझे बताएं, कोई जब इलेक्शन हो जाएंगे उस वक्त अगर कोई कोर्ट के अंदर जाता है, वो कहता है कि सारे इलेक्शन जो है नल एंड वाइट डिक्लेयर करें, ये बुनियाद जो है वही गलत रखी गई। वो अगर बात सुन ले भाई, सुन लेना बात, सुन ले बात। मैंने आपकी बात मैंने पूरी सुनी है, आप सुन ले पहले बात, पहले सुन ले, बाद में जवाब दे। नहीं ऐसे ना करें, अच्छा मेरी बात एक सेकंड जी, ऐसे ना करें। कामिल साहब आप बोलें। अच्छा मियां साहब एक सेकंड जी, कामिल साहब बात यह है, अगर इलेक्शन कमीशन जो कि इंतखाबात करवाने की बुनियाद है वही गलत होगा, तो मैं नहीं ये कहता वो गलत है। अगर गलत है तो उसको दुरुस्त करने में क्या हर्ज है? 2-3 दिन 4 दिन में दुरुस्त हो जाएगा। आप ये भी नहीं कहते कि गलत है और ये भी कह रहे हैं कि दुरुस्त करने में क्या हर्ज है जी? ओके आई हैव नो टाइम जी। लतीफ साहब ये तो अब आप तो ये फैसला करना है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट जो है ये मामला कोर्ट के पास है, ये आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, ये अदालत के पास है। इसलिए जो मामला सब जुडिस होते हैं उसके अंदर हम फैसला तो नहीं दे सकते, हम राय भी नहीं दे सकते। मैं समझता हूं अगर है तो उसको क्लियर कर दे। दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मामला ऐसे रहे हैं जिसका तजर्बा हमें अब हो जाना चाहिए। हम इलेक्शन के अंदर डिले नहीं चाहते, हम इलेक्शन बर वक्त चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को पावरफुल किया जाए, मजीद अख्तियारात दिए जाए, उतने अख्तियारात दिए जाए जितने अख्तियारात भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास है। ये आज मैं भी कह रहा हूं, 2 दिन पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी कहा। अच्छा अब लतीफ साहब ओके, आगा साहब बहुत शुक्रिया। एक सेकंड मैं लतीफ साहब को ले लूं, आपका पॉइंट क्लियर हो गया जी। लतीफ साहब आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगी जी। ये मैटर है, ये अगर सब जुडिशियल है तो ठीक है, मैं इस पे बात नहीं करता। ये सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला कर देगी कि आया क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जो अगर कमल आगा साहब ये फरमा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, ये कोट कर रहे हैं भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन से, तो मेरा सवाल है इनसे, कामल आगा साहब से, कि 2002 में जो चीफ इलेक्शन कमीशन था क्या इससे ज़्यादा पावरफुल था? क्या इससे ज़्यादा वो इख्तियार रखता था? क्या उस वक्त निगरान सेटअप जो था वो बेहतर था परवेज़ मुशर्रफ की? मैं ये कहता हूँ कि खुदा के लिए वो इलेक्शन हो फरूक लगारी के अम्ब्रेला तले हो रहे हों, सदर इसाक खां की हो रहे हों, ज़ियाउल हक के हो रहे हों, अयूब खां के हो रहे हों या याहिया के हो रहे हों, ये तमाम माजी के जो इंतखाबात हैं, आज का चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उससे कहीं आज़ाद है, उससे कहीं ठीक है। आपने 2002 की बात की, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे से सवाल किया बहुत शुक्रिया लतीफ साहब, क्लियर हो गया पॉइंट। 2002 में जो इलेक्शन कमीशन था उससे हजार बेहतर है 2013 का इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया है। अब इसमें कोई एम्बिग्विटी है, कामिल आगा साहब कहते हैं उसको दूर कर ली जाए, लेकिन हम 2002 की बात कर रहे हैं तो आज हम 83 की भी बात कर लेते हैं, जब खवातीन को जो उनका जो कानून शहादत था वो लाया गया और उसके बाद उनको कहा गया कि उनकी आधी गवाही काउंट की जाएगी। तो आज अगर आपको ये तस्वीर हम दिखाएं जहां पर गवाही आधी ही सही खातून की, लेकिन वो काम पूरे मर्द का कर रही है। यकीन की ही जीत है, यकीन यही है कि इलेक्शंस टाइम पर होंगी और साफ और शफाफ होंगी। शुक्रिया देखने का, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।